नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की क्लास 8 उसके हिस्ट्री के चैप्टर 21 और चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। तो मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और लास्ट जो आपको चैप्टर पढ़ाया था हिस्ट्री का, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम था। ये लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था क्योंकि इस चैप्टर में नहीं था, लेकिन आपको हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में कई बार बता रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि भारत से जो धन है, जो संपत्ति है, वो यहाँ से रिस रिस करके कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, लंदन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो इनकी उस फेमस पुस्तक का नाम बताना है, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं, और इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके जो फेसबुक ग्रुप हैं या व्हाट्सएप पे हैं, जहां भी आप इस्तेमाल करते हैं, इन वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध की विजय के साथ ही अंग्रेजों की एक नींव स्थापित हो जाती है बंगाल में। 1764 में जो बक्सर का युद्ध है, उससे पूरी तरीके से अब वो बंगाल के सर्वे सर्वा हो गए। कौन? अंग्रेज। अब यहां से अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपनी जकड़ में, अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। और जब गिरफ्त में ले लिया और लेते रहे थे लगातार, तब यहां पर शासन स्थापित करने के लिए कुछ इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी कि यहां हम शासन कैसे करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, वही व्यवस्था हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उस समय एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था रियासती भारत। देखिए ब्रिटिश भारत जो था, जैसे ये एक मैप है, जैसे थोड़ा सा इसको मैप से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक तो होता है ब्रिटिश भारत, ये नाम आपको बार बार आएंगे, और दूसरा था रियासती भारत। देखिए ब्रिटिश भारत उसे कहते थे जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, यानी अंग्रेज खुद शासन करते थे। और रियासती भारत, इसमें थे यहाँ के राजा, यहाँ के शासक। तो उस समय रियासतें क्या थी? 565 रियासतें हैं। जब भारत आजाद होता है, तब आप राजस्थान के संदर्भ में भी अगर बात करें, तो राजस्थान में भी आप पढ़ते हैं रियासतों के एकीकरण में कि 19 रियासतें थी राजस्थान में, और 3 क्या थे? छोटे ठिकाने, यानी रियासतें 19 थी। तो ये तो केवल राजस्थान की स्थिति है कि 19 रियासतें थी। राजस्थान को छोड़ करके पूरे भारत में 565 रियासतें थी। राजस्थान को मिला करके 19 रियासतें ये होगी, और बाकी छोटी बड़ी रियासतें मिला करके। तो ये रियासतें तो अलग है। इसके अलावा जहां अंग्रेज खुद शासन करते थे, वो अलग। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ फैक्ट आपको और बता दूं। अंग्रेजों ने शासन करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर रखी थी। यहां जो इस तरफ वाला था, इसको हम कहते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये इधर हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये इधर हुआ करती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। और भी कई जो इसमें स्थान है, अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। अब देखिए मित्रों, ब्रिटिश भारत का एरिया कितना था उस वक्त हिंदुस्तान का? तो डायरेक्ट जहां अंग्रेजों का शासन था, वो हिस्सा लगभग 54 से 55% जो हिस्सा है पूरे हिंदुस्तान का, वहां डायरेक्ट शासन किसका था? अंग्रेजों का। इनको छोड़ करके, और ये लगभग कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ब्रिटिश भारत में जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन करते थे खुद अंग्रेज, इनका जो हेड होता था अंग्रेजों का, गवर्नर जनरल, वो बैठता था बंगाल में। उस वक्त बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल है जो पूरा एक ही था ये। और बाद में ये अलग हो गए थे आजादी के बाद, फिर वो पाकिस्तान में, वो एक अलग कहानी है। तो यहां इनका बैठता था गवर्नर जनरल, और बाकी जो इनके शासन यहां स्थापित करने के लिए जगह जगह इन्होंने अपने क्या रख रखे थे? गवर्नर या दूसरे पॉलिटिकल एजेंट। ये दोस्तों कुछ मैप है, आप देखिएगा इसमें अंग्रेजों का राज्य कितना अंग्रेजों ने फैला रखा है। यहाँ की जो रियासतें थी, जो आपको बताई मैंने, वहां से अंग्रेज सीधे पैसे वसूल किया करते थे कि सालाना आप हमें खिराज है या जितना टैक्स है, और बाकी आप खुद कैसे शासन करते हो, उससे हमें कोई भी मतलब
नहीं है। लेकिन अंग्रेजों का राज्य कितना फैला हुआ था ये आप देखिएगा। इसमें आज का हिंदुस्तान तो है ही है, और बाकी पूरा ये पाकिस्तान, क्योंकि 1947 से पहले जो पाकिस्तान है ये भारत का ही हिस्सा है, तो ये पूरा पाकिस्तान, ये हिस्सा आज का पूरा ये इंडिया आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसमें ये इधर देखिएगा श्रीलंका, ये पूरे जो इस वक्त इसका क्या नाम था, सिलोन कहा करते थे इसको, तो ये पूरा सिलोन हो गया। और यहाँ ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश तो है ही है, म्यांमार तक भी पूरा जो हिस्सा है ये कौन सा था उस वक्त, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। ये आप देखिएगा कितना विशाल साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों का फैला रखा है। तो ये कुछ मैप हैं, इन मैप को देखने से आपके दिमाग में ढांचा फिक्स होगा कि कैसे, कहाँ, कितना साम्राज्य किस तरह से अंग्रेजों का फैला हुआ था। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये एक मैप और है। अब इसमें जो रेड वाला हिस्सा है, ये जो आपको रेड वाले हिस्से नजर आ रहे हैं, ये वो स्थान है जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है। ये आप देखिएगा म्यांमार तक पूरा आ रहा है, ये यहाँ पर पंजाब, ये हिस्से मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें जो ये येलो वाला हिस्सा है, ये वो था जहां रियासतें थी, और जिनसे अंग्रेज सीधे पैसे लिया करते थे कि हमें तो आप सालाना इतना रुपया दे दो, उसके बाद आप यहाँ कैसे शासन करते हो, आपका क्या आंतरिक मामला है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि कितने बड़े भूभाग पे अंग्रेजों का राज्य है। मैंने आपको पहले ही बताया है, लगभग 54 से 55% जो क्षेत्र है पूरे हिंदुस्तान का, वो डायरेक्ट ब्रिटिश भारत में था, और लगभग 45% के आसपास जो है वो क्या थी, रियासतें, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश वगैरह थे। जैसे अब ये राजस्थान आप देख रहे हैं, ये राजस्थान मैप में है। इसमें आप यहाँ देखिएगा, ये बीच में रेड सा और दिख रहा है आपको, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप बताइए कौन सा है, आप मन में सोचिए कौन सा होगा। अजमेर मेरवाड़ा, इनको चीफ सिप भी कहते थे। जहां राजस्थान में कौन बैठता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 में पहली बार यहाँ एक अधिकारी बिठाया गया था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉकेट। तो मित्रों इस प्रकार से अंग्रेजों का शासन था। मैन इनका जो हेड आदमी होता था गवर्नर जनरल, वो बंगाल में बैठता था। और ये देखिए प्रेसिडेंसी में विभाजित कर रखा है, ये जो लिखा हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिख रखा है इन्होंने, ये रहा। यहाँ ये लिख रखा है मद्रास प्रेसिडेंसी, ये लिख रखा है बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सेंट्रल प्रोविडेंस लिख रखा है, और इस प्रकार से ये पंजाब इधर। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अपने हिसाब से इसका विभाजन कर रखा है भारत का। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा भूभाग है। तो जो रेड वाला क्षेत्र है वहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, और जो ये येलो वाले पार्ट हैं यहां थी रियासतें, जहां से अंग्रेज पैसे लिया करते थे, बाकी और अंग्रेजों को यहां कोई मतलब नहीं था। अब आपके अच्छे से समझ में आएगा, ब्रिटिश कालीन जो भारत था वो केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे मैंने आपको अजमेर मेरवाड़ा वाला एग्जांपल दिया राजस्थान में, वह 11 प्रांतों में विभाजित था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो इन्होंने जो 3 प्रेसिडेंसियां, 3 सबको किस में डिवाइड कर रखा था, 11 प्रांतों में विभाजित था। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और उसके स्थान पर भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण किसके आ गया, इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब जो लॉर्ड था कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके द्वारा एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो क्या कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर, अब ये पील कमीशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। साथ ही फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। यानी जो पील था, ये पील कमीशन, इसकी रिपोर्ट पे सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में किसका अनुपात बढ़ा दिया गया, यूरोपियनों का। क्यों? क्योंकि 1857 में आप देख चुके हैं कि मुख्य रूप से सैनिकों के द्वारा ही विद्रोह शुरू किया गया था, चूंकि और लोग जो हैं वो भी नाराज थे ब्रिटिश सरकार से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से,
तो उनका विरोध भी साथ में सम्मिलित हो गया सबका। लेकिन सैनिक के रूप में आप देख सकते हैं जो विद्रोह, जैसे राजस्थान में नसीराबाद की छावनियां थी, सभी छावनियों में जिस प्रकार से 2 छावनियों को छोड़ करके और राजस्थान में 4 छावनियों में विद्रोह हो गया, मेरठ की छावनी में, बैरकपुर की छावनी में, तो सैनिक असंतोष के रूप में सामने आया। भारतीय सैनिकों की संख्या थी ज्यादा, तो चूंकि इसलिए फिर से इस तरह की घटना ना हो, यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और फूट डालो राज करो की नीति की गई। सेना के रेजिमेंटों को अब जाति के आधार पर बांट दिया गया, अलग अलग जातियों में, समुदाय में बांट दिया गया, धर्म के आधार पर बांट दिया गया, ताकि ये कभी आपस में एक नहीं हो सके। सरकार की नीतियों के कारण पुलिस, अदालत, पदाधिकारी केवल भूस्वामियों और साहूकारों का पक्ष लेते थे। तो ये पुलिस, अदालत वगैरह या जो भी अधिकारी है, ये केवल किसका पक्ष लेते थे? भूस्वामियों और साहूकारों का। क्यों? क्योंकि पैसे इन्हीं से मिलते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पारित कुछ अधिनियम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए मित्रों, इन्होंने 8वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें एक बच्चे को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, उतना ही इन्होंने बताया है। हालांकि पढ़ते हैं तो इसमें जब संवैधानिक विकास आता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से स्टार्ट होता है सही तरीके से, और उसके बाद आप 1947 तक पढ़ते हैं। लेकिन इसमें 2-3 एक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है, तो हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य शासन में नरम दल को संतुष्ट करने का प्रयास था। इसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं। क्या? कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की, जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी, उसके साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। पहला पॉइंट ये। गवर्नर जनरल को कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया गया। तीसरा, विधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक थी। विधान परिषद द्वारा पारित कोई विधेयक सह परिषद भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर इंग्लैंड का ताज इसे रद्द कर सकता था। देखिए, जो भारत सचिव बैठता था ये इंग्लैंड ही बैठता था, और गवर्नर जनरल या जो वायसराय था वो बैठता था भारत में। तो किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, और विधान परिषद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है वो भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर, भारत सचिव इंग्लैंड में बैठता था, उससे विचार विमर्श करके और इंग्लैंड की जो सत्ता है वो उसको रद्द भी कर सकती थी। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। गवर्नर को किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। तो ये इसके मेन पहलू हैं, पॉइंट हैं। अब इसमें देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब वहां से कैसे आगे से, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, कैसे कैसे संवैधानिक विकास होता गया एक के बाद एक, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, या फिर उसका एक अलग से वीडियो, जैसे संवैधानिक विकास का वीडियो है, जैसे 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम पर तो बना रखा हमने वीडियो। लेकिन पूरा संवैधानिक विकास जो है 1773 से शुरू होकर के और 1947 तक पढ़ना है हमें, तो उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाना होगा। अब यहाँ बीच बीच में अगर पहले वालों को लेकर के आऊं कि उसमें ये तार, इसमें ये तार, तो थोड़ा सा एक ही वीडियो के अंदर ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो उसको अलग से पूरी तरीके से संवैधानिक विकास का एक वीडियो बना देंगे, कम से कम 1.5-2 घंटे का बनेगा वो। तो अभी आप इसको इतना ही समझें, या आपके पास और कोई बुक है संविधान की कोई भी हो तो आप उसमें से भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। मेरे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो इनके द्वारा संवैधानिक सुधारों की मांग की गई, तो ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था इस अधिनियम का वो था चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को
मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया जाता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। अब देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, जिसमें डायरेक्ट जनता जो है वो चुनाव नहीं करती। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे भारत में होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट जनता करती है क्या? नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, वो सब किसको चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली कहलाती है। तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 1892 का भारत परिषद अधिनियम का क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था चुनाव पद्धति की शुरुआत किया जाना, और इसके साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम था। इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। तो ये आपके सामने तस्वीर है, मार्ले और मिंटो। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यही है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है वो स्थापना की गई। इसी कारण मार्ले और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में शासन करने हेतु अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो यहां से मुसलमानों को इन्होंने पृथक करना शुरू कर दिया कि पृथक से निर्वाचन क्षेत्र हो, पृथक मताधिकार हो। तो इस तरह की चीजें ला करके और अलग से पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा शासन करने की नीति अपनाई। तो ये इस नीति के जन्मदाता हैं मार्ले और मिंटो। उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन भारत सरकार अधिनियम। यहां जैसे मार्ले और मिंटो, यहां थे मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। अब प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी की गई। इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। भारत सचिव को भारत सरकार से जो वेतन मिलता था, इस अधिनियम द्वारा अब वह अंग्रेजी कोष से मिलना तय हो गया। और विषयों को निम्नलिखित रूप से केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची के मुख्य विषय से विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण। और प्रांतीय सूची के जो मुख्य विषय हैं वो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कई चीजें हैं। एक तो जैसे जो प्रांत थे तो उनमें लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो भारत सचिव को भारत सरकार से जो वेतन मिलता था उसे अब इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी कोष से मिलना तय हो गया। और बाकी जो विषय हैं इनको केंद्रीय और प्रांतों में बांट दिया गया। ये केंद्रीय सूची के विषय हैं और ये प्रांतीय सूची के विषय हैं। नेक्स्ट आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। यह क्वेश्चन सैकड़ों बार आपसे पूछा गया है। 1919 और 1935 का जो एक्ट है उनमें सर्वप्रथम विभेद यही है कि 1919 के एक्ट में जो प्रांत है वहां द्वैध शासन लागू किया, जबकि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, दोहरे शासन को। साथ ही केंद्र में जो द्वैध शासन है वो लागू कर दिया गया 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। म्यांमार जो बर्मा है, केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। केंद्रीय विधान मंडल में 2 सदन थे, एक राज्यसभा और एक संघीय सभा। इसे उस सदन कहा गया। यह एक स्थायी संस्था थी। जो आज देख रहे हैं आप वो यही है राज्यसभा। राज्यसभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से और शेष 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से थे। तो 104 तो देशी रियासतों से और 156 ब्रिटिश प्रांतों से।
जिनमें से 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते थे, जो आज का प्रावधान है। क्योंकि आज भी जो हमारा संविधान है उसमें 200 से कहीं अधिक आर्टिकल, कई भाग एज इट इज किस से लिए गए हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। संघीय सभा ये वो है जिसे आप लोकसभा कहते हैं। इसे निम्न सदन कहा गया। इस सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता था। इसकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई। इसमें स्थान 125 स्थान जो है वो देशी रियासतों को दिए गए और शेष 250 स्थानों में से 246 स्थान जो है वो सांप्रदायिक और अन्य वर्गों, 4 स्थान अप्रांतीय थे जो व्यापार, उद्योग तथा श्रम को दिए गए। इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची को आज आप राज्य सूची के नाम से भी जानते हैं। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। जैसे संघ के अंदर जो मेन थे, सेना, विदेश, डाक, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार, बीमा, ये संघ में। प्रांतीय में शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खाने, व्यापार, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क, प्रांतीय लोक सेवाएं। और समवर्ती दीवानी, फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने और श्रम कल्याण आदि। तो ये थे उस टाइम 3 सूचियां। समवर्ती पे जो है वो संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ पे केवल केंद्र, प्रांत पे केवल राज्य और समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य प्रारंभ में कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रशासनिक कार्यों की मदद के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। क्योंकि अंग्रेज इतनी संख्या में थे नहीं और उनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ शिक्षा को लागू किया, विद्यालय वगैरह बनवाए, स्कूल कॉलेज बनवाए, ताकि हमारे लिए एक बाबू वर्ग तैयार हो सके जो हमारा प्रशासनिक कामकाज जो है वो देख सके। परंतु इसका प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेजी पढ़कर लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति और राजनीति को समझने लगे और उसको ग्रहण करने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों की आलोचना किए जाने पर शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध किया। तो अंग्रेजों ने यहाँ जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया वो अपने फायदे के लिए किया, लेकिन चूंकि जब लोग शिक्षित हुए, समाचार पत्रों, न्यूज पत्रों के माध्यम से देश दुनिया को जानने लगे, तो एक शिक्षित वर्ग भी तैयार हुआ, मध्यम शिक्षित वर्ग भी तैयार हुआ। उसके बाद आता है 1854 के चार्ल्स हुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। देखिए जो फर्स्ट ग्रेड के वीडियो थे, देखिए मित्रों जो फर्स्ट ग्रेड के वीडियो बनाए थे उसमें एक टॉपिक था कि ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास। उसमें आपको ये अच्छे से डिटेल में समझा रखे हैं। चार्ल्स हुड का जो डिस्पैच है ये कई बार पूछा जाता है कि कब आया था ये, तो 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके अंतर्गत उस शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या रखा गया, अंग्रेजी और देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की ओर से जो योजना पेश की गई उसके तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने और 6 से 11 तक के बालिक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थे। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स हुड का जो डिस्पैच पत्र यानी जिसमें घोषणाएं थी, और उस शिक्षा का माध्यम जो है वो इसमें क्या रखा गया, अंग्रेजी, देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की ओर से जो योजना पेश की गई उसके तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने और 6 से 11 वर्ष तक के बालिक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान किए गए। तो ये आज आप भी देखते हैं, आज भी देखते हैं चीजें। ब्रिटिश कालीन शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर प्रभाव। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। उनमें से एक 1878 का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। क्योंकि कई जो न्यूज़पेपर थे वो सरकार के खिलाफ जो भी चीजें थी वो लिखते थे कि ब्रिटिश जो है
ये ब्रिटिश राज में कैसा अत्याचार हो रहे हैं, इनके जो भी अत्याचार थे, टॉर्चर, उन सब के बारे में लिखते थे। तो इनको रोकने के लिए 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू किया गया। यह इतना अधिक खतरनाक था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखेगा इसके बाद में आता है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद। ये क्या था कि लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तुत इस विधेयक में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों को दंडित कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया। तो देखिए, इल्बर्ट से संबंधित आपके सामने दो प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला, किसके काल में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड रिपन। और दूसरा कि क्या था ये? तो इसके अनुसार जो भारतीय न्यायाधीश थे, उन भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों को भी सजा देने का प्रावधान कर दिया गया। तो इस बात से अंग्रेजों में निश्चित रूप से नाराजगी होगी कि एक भारतीय हमें दंडित कैसे कर सकता है, हमारा केस एक भारतीय की अदालत में कैसे चल सकता है, और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। अब आता है राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल में आने वाले कुछ प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन। तो राजस्थान में क्या परिवर्तन आए? देश की आजादी के पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थी। इन रियासतों में रहने वाले अंग्रेज रेजिडेंट की निगरानी में इनका शासन चलता था। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि 1817 से जो 23 की संधियां हैं, उसमें राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। जब अधीनता स्वीकार हो गई, तब 1832 में, ये जैसे राजस्थान का मैप है आपके सामने, 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर में अपना एक अधिकारी नियुक्त किया, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ताकि इसके माध्यम से संपूर्ण राजपुताना पर वो नियंत्रण स्थापित कर सकें। धीरे धीरे अनेक रियासतों ने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के कुछ अंश अपनाने शुरू कर दिए। 1839 में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया, तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया। इसी अवसर पर राज्य में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। पहले इनका ये अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपके कोई भी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी रियासत में, लेकिन बाद में इन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो जयपुर की जो राजमाता है, उनको अभिभावक पद से हटा दिया गया और ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन कर दिया गया शासन को चलाने के लिए। जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 ईस्वी तक चलती रही। कालांतर में 4 सदस्यों की अपील अदालतों की स्थापना की गई। इसके 2 न्यायाधीश अपील सुनते थे और 2 न्यायाधीश फौजदारी मामलों जो मुकदमे थे, इनकी सुनवाई करते थे। फौजदारी कौन से होते हैं? जो अपराध से संबंधित, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के जो केस होते हैं उनको फौजदारी मामले कहते हैं। और जो जमीन जायदाद, तलाक, इस तरह के जो मामले हैं उनको दीवानी मामले कहते हैं, सिविल। कुछ समय पश्चात यह परिषद 2 भागों में विभक्त हो गई। पहली थी इजलास और दूसरी थी महकमा खास। महकमा खास ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पैराग्राफ में, ये सारे पैराग्राफ महत्वपूर्ण हैं। तो जयपुर राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये इजलास और दूसरी है महकमा खास। और कौन सी है? जो क्या थी अदालतें, और महकमा खास जो है यही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। 1858 ईस्वी के उपरांत ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ राजा, महाराजा, महाराणा, महारावल नाम मात्र के शासक रह गए। ये शासक वास्तव में कंपनी सरकार के केवल सेवक बन के रह गए। शासक पड़ोसी राजा के साथ भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा इन पे बंदिश हो चुकी थी। उन्हें विदेश यात्रा पर ब्रिटिश सरकार जाने के लिए बाध्य कर सकती थी, जिस प्रकार अलवर नरेश को इंग्लैंड जाने को बाध्य किया गया। यहां तक कि नरेशों को वैवाहिक संबंधों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया गया। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबंध अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ गया
उदयपुर में ऐसा करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को 1861 में मिला। जयपुर राज्य के उपरांत उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर राज्यों में अंग्रेजी कानून लागू किए गए। बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। शक्ति पृथक्करण से मतलब क्या होता है कि जैसे जो कार्यपालिका है उसका क्या काम होता है, जो भी विधायिका के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय करना। तो ये होता है शक्ति पृथक्करण। 1922 ईस्वी में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया। कहां पर? बीकानेर में। 1930 ईस्वी तक राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई। यह घोषणा की गई कि न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे। जाति, धर्म, वंश, पद, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय व्यवस्था के सभी कार्य अब लिखित रूप से किए जाने लगे। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई परिवर्तन नहीं किए, परंतु ग्राम पंचायतों से ऊपर की इकाई परगनों को जिलों में बदल दिया तथा वे जिलाधीश थे उनके द्वारा शासित होने लगे। अब जिलाधीश अपने जिले का पूर्ण रूप से मालिक हो गया। किसकी बात कर रहा है? कलेक्टर की। उनके अधीन नाजिम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी आदि कार्य करने लगे। आज भी यही व्यवस्था है सेम। इनका संबंध मूलतः लगान वसूली और किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का निपटारा करना होता था। न्याय का कार्य जिला मजिस्ट्रेट और शांति व्यवस्था का कार्य पुलिस अधिकारी करने लगे। तो जो आज आप व्यवस्था देख रहे हैं वही ये व्यवस्था है जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ अजमेर क्षेत्र से हुआ। अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मैयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ जो है वो कहां से होता है? अजमेर से। और अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना की गई? मैयो कॉलेज। सबसे पहला आता है परगना। क्या था? ग्राम पंचायत के जो ऊपर की प्रशासनिक इकाई है उसको कहते थे परगना। फिर आता है समवर्ती सूची। तो ये आपको बताया था कि ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हों। फिर आता है शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन करना। कैसे? आपको बता दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीनों के अलग अलग काम है। विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करवाती है, और अगर इन नियमों में कोई भी अगर जो अधिकारों के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो तो उस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और बाकी न्याय करने का जो काम है वो किसका होता है? जुडिशरी का, न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मैयो। तो क्या होगा इसका? इसका होगा लॉर्ड कैनिंग। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता क्यों कहते हैं? द्वैत शासन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा और समाज सुधार के जरिए अंग्रेजों द्वारा समाज को अपने पक्ष में ढालने का उद्देश्य क्या था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना विभाग में क्या परिवर्तन किए गए? और ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्थान की रियासतों में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? तो इन क्वेश्चनों के उत्तर अगर आपको नहीं भी आते हैं तो एक बार पुनः आप जाकर के और इस चैप्टर में जाकर के इनको देखने का प्रयास करें। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको इसमें वीडियो में बीच में बताया है कि मैं संवैधानिक विकास पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी तरह अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जिसमें हो सकता है वो 2 पार्ट में बने, एक वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा, 2 पार्ट में बन जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1857 तक उस टाइम जो भी बनाए गए चार्टर एक्ट, और उसके बाद में 1858 का जो अधिनियम है वहां से लेकर के 1947 तक। तो 2 पार्ट में बन जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे होती है, कैसे केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद कैसे चुनाव हुए, क्या क्या प्रणाली किस किस तरीके से चलता गया, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी ये माना जाता है और सबसे हार्ड भी ये माना जाता है क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता। तो उसके बाद इजीली ये सब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि इन पर वीडियो बनाया जाए?
तो लिख के बताइएगा कि ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, हमारे संविधान के बनने से पहले तक का ये सारा जो सिस्टम है 1773 से 1857 तक जो भी एक्ट बने, और 1858 से 1947 तक का, तो क्या इन पर वीडियो बनाया जाए तो लिख के जरूर बताइएगा, कमेंट करके अलग से बना देंगे वीडियो। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।